डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं पार्ट 3 इसके पहले 2 पार्ट में भेज चुकी हूँ। अब तीसरा पार्ट है सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत में आए चीन यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी भी चट्टानी या उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं था। यह बहुत ही बड़ा होता है और इसके अलग अलग हिस्सों को आपस में इस तरह से गुथे हुए होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। और सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं और अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है और वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। और ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बाँस को काट डालती हैं। चंगेज खा के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सीसियाना पर हमला किया और इसके बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। अब दिल्ली पर जो थे मंगोलों ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था और उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल सेना, जो स्थानीय सेना थी, वो खड़ी करनी पड़ी और इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए बहुत भारी चुनौती थी। आइए कि देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का कैसे सामना किया। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1299 से 1300 में और 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक स्थायी सेना खड़ी की और उसके बाद जो था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया, जो आपको मानचित्र 1 में ढूंढना है। और सैनिकों का पेट भरने की समस्या को लेकर गंगा यमुना के बीच में भूमि से कर रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया और किसानों को पैदावार का 50% हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन करना तय किया और सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे और इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया और अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे। जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं का कुशलता से आपूर्ति के लिए उनके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अब जो मोहम्मद तुगलक था, अब इसने क्या किया? मोहम्मद तुगलक ने शासन के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला किया और मंगोल सेना को परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों को इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सीसियाना पर आक्रमण की योजना बना ली और एक स्थायी सेना करना उसका आक्रामक कदम था। नया गैरिसन शहर बनाने के लिए स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई और पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद को भेज दिया। उसने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से बदल के काम ना ली दौलताबाद, और सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। और लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने
अतिरिक्त कर भी लगाए और इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। और ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन ये सोना चांदी के न होकर सस्ती धातु यानी कि तांबे के बने होते थे। और 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा द्वारा चुकाते थे। और इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण जो था पूरी तरह विफल रहा और तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। और इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे भी उसे कई परेशानी हुई। जैसे उसने अपनी राजधानी दौलताबाद ले गए और दौलताबाद ले जाए जाने वाले लोग बहुत ही नाराज थे और करों में भी वृद्धि कर दी गई और सोने चांदी की जगह पे क्या है तांबे के सिक्के चलाए गए। तो लोगों ने अपने घरों में ही ऐसी मुद्रा बनानी शुरू कर दी और जिससे राजस्व विभाग को काफ़ी जो है नुकसान पहुंचा। और इसलिए मोहम्मद तुगलक की जो नीति थी वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। इन तमाम असफलताओं को गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने का अभियान की योजना बनाई थी। और जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का था। 13वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका 1 को फिर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। और तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। और इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए नए जो शासक थे वो भी के समूह भी उभर कर सामने आए। इस काल में स्थापित राज्यों में जो कुछ छोटे थे वे शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी जो था 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं जो कि 1530 से 1540 और 1555 से 1556 में तक को चुनौती दी और परास्त किया और उसे युद्ध में हरा दिया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष ही शासन किया, 1540 से लेकर 1555 तक, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त कर दिया। और महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। 3 श्रेणियां और ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मशूल। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था और इसके अनुसार समाज में 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाले वर्ग और खेती करने वाले वर्ग। तीनों वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का भी समर्थन प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को भी दृढ़ करने में सहायता मिली थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा था और इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था। अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग होता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा
में समर्पित योद्धा रहे और कोशिश रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया था। और इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड या धर्म युद्ध कहा जाता था। ईश्वर या धर्म की सेवा के लिए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली और पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं शताब्दी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी के बाद इन योद्धाओं के दिनहीन अतीत को भुला दिया गया था और 12वीं शताब्दी में तक कुलीन वर्ग के लोग जो है वो नाइट कहलाना चाहने लगे थे। धन्यवाद।